हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इस चैप्टर की काफ़ी सारी वीडियोज बन चुकी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में जाने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज की कई सारी जो वीडियो बनी है उसको देख लेना, ठीक है। तो आज हम एक और टॉपिक कवर करेंगे। हमने कई सारे टॉपिक कवर कर लिए। पहला टॉपिक था जब बिल को हम अपने पास रखते थे, जिसे हम रिटेन बोलते थे। दूसरे में हम बिल को डिस्काउंट करवाते हैं बैंक में, और तीसरे में हम क्या करते हैं, बिल किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर देते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर देते हैं। और आज हम पढ़ेंगे फोर्थ केस, और ये एक आखिरी केस है। और आज का जो केस है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हम क्या करते हैं, बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेज देते हैं। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्या है। बच्चों देखो, जब हमारे पास कोई ज़रूरी कागजात होते हैं, यानी कोई ज़रूरी पेपर्स होते हैं, या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे घर में खो जाएगा, या कहीं खोने के बाद या इधर उधर गायब हो जाएगा, या कोई चोरी वोरी हो सकता है, तो हम ऐसी सारी ज़रूरी चीज़ों को क्या करते हैं, बैंक में रख देते हैं। बैंक में एक लॉकर लेते हैं किराए पे, और लॉकर के अंदर ये सारी चीज़ें रख देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि बैंक हमें रेंट पे, यानी कि किराए पे एक लॉकर की फैसिलिटी देता है, और हम अपने सारे ज़रूरी कागज़, ज़रूरी पेपर, या ज़मीन के कागज़ हो गए, या हमारे पास सोना है, या चांदी है, या हीरा है, या कोई भी ऐसी कीमती चीज़ है, हम क्या करते हैं, बैंक से एक लॉकर किराए में लेते हैं, और उस लॉकर में सारा सामान रख देते हैं। और लॉकर की एक चाबी हमारे पास होती है, एक चाबी बैंक के पास होती है। तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है। इस फैसिलिटी में क्या होता है कि हम अपने सारे ज़रूरी कागज़ बैंक में रख सकते हैं। तो बच्चों इसी के ऊपर एक और, यानी बिल्कुल सेम इसी तरह से जब हमारे पास बिल रिसीवेबल होता है, तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है कि बैंक हमें कहता है कि ये बिल आपके पास सेफ नहीं है, तो आप ये बिल हमें जमा कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है 10,000 रुपये का, और मुझे लगता है कि वो मेरे पास सेफ नहीं है, मेरे पास वो बिल खो सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ मेरे घर से चोरी हो सकता है, या फिर मेरा घर कच्चा है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो खो सकता है, टूट सकता है, पानी गिर सकता है उसमें, कोई भी किसी भी तरीके से वो खत्म हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो होगा ये कि मैं क्या करूँगा, अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बैंक को दे दूंगा, ठीक है। तो बैंक उसको क्या करेगा, ड्यू डेट तक अपने पास संभाल कर रखेगा। बिल्कुल एक अच्छे से बैंक की कस्टडी होगी, और बैंक उसको इतने अच्छे से रखेगा कि बैंक के पास खोने वोने का कोई डर नहीं है, चोरी होने का कोई डर नहीं होगा। बैंक उसको अपनी कस्टडी में अच्छे से रखेगा, और बदले में जब हम उसको बैंक में जमा करेंगे, बैंक उसके बदले में हमें एक रसीद दे देगा, रिसिप्ट्स दे देगा, ठीक है। और बिल हमारा किसके पास जमा हो जाएगा, बैंक के पास जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद जब बिल की ड्यू डेट आएगी, तो बैंक क्या करेगा, जो बिल का एक्सेप्टर है, बिल को लेके उस एक्सेप्टर के पास जाएगा, यानी कि ड्रॉवी के पास जाएगा, और ड्रॉवी से पैसे कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करके हमारे बैंक में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं फिर से बताता हूँ, अगर हमारे पास कोई बिल है और हमें डाउट होता है कि ये बिल खो जाएगा, चोरी हो जाएगा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम लगती है, तो हम उस बिल को बैंक में जमा कर देंगे, बैंक वालों को दे देंगे। बैंक वाले उस बिल को अपने पास सेफ कस्टडी में रखेंगे ड्यू डेट तक, और जब बिल की ड्यू डेट आएगी तो बैंक ड्रॉवी यानी कि एक्सेप्टर के पास जाएगा, उससे पैसा कलेक्ट कर लेगा, और कलेक्ट करके बैंक हमारे खाते में ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर पैसा हमारे अकाउंट में आ जाएगा। तो वैसे तो बैंक नहीं जाता, बैंक अपने किसी एजेंट को भेजता है कलेक्शन करने के लिए, और बैंक ये काम हमेशा करते हैं। बैंक के पास एक कंप्यूटर होता है, तो जब भी हम बिल को बैंक में जमा करने जाएंगे, तो बैंक अपने कंप्यूटर में हमारे बिल की जिस डेट को हमने जमा किया उसकी एंट्री कर देगा, और वो बिल कब ड्यू होने वाली है उसकी डेट भी बैंक में फीड कर दी जाएगी, लिख दी जाएगी। और जब बिल का ड्यू डेट आएगा, तो कंप्यूटर खुद ही बता देगा कि आज इस डेट को ये वाली बिल ड्यू होने वाली है। तो जो एजेंट होगा वो उन सभी बिल को लेके पहुंच जाएगा एक्सेप्टर्स के पास, और जो बिल एक्सेप्ट किया है उनको बिल दिखा के कलेक्शन करेंगे। तो बैंक अपने कंप्यूटर में उसको ऐड कर लेती है, और ड्यू डेट पे कंप्यूटर बता देता है कि आज इस बिल की ड्यू डेट आ चुकी है, तो बैंक अपने एजेंट को भेज के उस बिल की कलेक्शन करवा लेते हैं, और हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बच्चों ये एकदम सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एक सवाल करते हैं, उसके ऊपर और अच्छे से हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, सुनो ध्यान से। यहाँ पर लिखा है, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन में लिखा है, ए 2 month बिल फॉर ₹60,000 इज ड्रॉन बाय बी एंड कंपनी। इसमें लिखा कि बी एंड कंपनी ने एक 60,000 रुपये का बिल लिखा। बच्चों बिल लिखता कौन है, डेटर लिखता है हमेशा, सॉरी बिल कौन लिखता है, क्रेडिटर। नॉर्मली बिल को क्रेडिटर लिखता है, तो यहाँ पर वो जो बी एंड कंपनी है वो क्रेडिटर है। तो ए 2 month बिल फॉर
60,000 इज ड्रॉन बाई बी एंड कंपनी, मतलब बी एंड कंपनी ने एक बिल लिखा, मतलब कि बी को पैसे लेने हैं, एंड एक्सेप्टेड बाई सी एंड कंपनी, और इस बिल को एक्सेप्ट किसने किया? सी एंड कंपनी ने किया, मतलब कि सी एंड कंपनी डेटर है। आगे लिखा है पेबल एट द बैंक ऑफ इंडिया, और इस बिल की पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया में होने वाली है। बी एंड कंपनी गिव्स द बिल टू देयर बैंकर फॉर कलेक्शन, बी एंड कंपनी ने इस बिल को अपने बैंक को दे दिया कलेक्शन के लिए। ऑन ड्यू डेट, और जब ड्यू डेट आई, बिल इज ऑनर्ड। ऑनर्ड मतलब होता है बच्चों सम्मान करना, वैसे तो ऑनर्ड मतलब सम्मान करना होता है, यहाँ पे ऑनर्ड का मतलब है कि जो डेटर है उसने बिल का सम्मान किया। सम्मान करने का मतलब है कि उसने बिल की पेमेंट कर दी, ठीक है। अगर वो बिल की पेमेंट नहीं करता मतलब उसने बिल का सम्मान नहीं किया। अगर उसने बिल की पेमेंट कर दी तो उसने बिल को सम्मान किया, ऑनर किया बिल को। शो व्हाट एंट्रीज विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी, इस क्वेश्चन में सिर्फ बी एंड कंपनी की बुक्स मांगी गई है, लेकिन मैं दोनों बुक्स सिखाऊंगा, दोनों पार्टी की बुक्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा, यहाँ पे सेल और परचेज की एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चन बोला नहीं है सेल परचेज की, लेकिन हम ऐसा मान लेंगे कि सेल परचेज हुई होगी, और ये सेल परचेज जरूरी नहीं कि आज ही हुई हो, पहले हुई होगी। क्योंकि बच्चों खुद ही सोच के देखो, जरूरी तो है नहीं कि ऐसे ही बिल ड्रॉ हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है कि सेल हुई होगी, ऐसा हो सकता है कि सेल आज से 2 महीने पहले हुई हो, ठीक है, और 2 महीने पहले तक दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन 2 महीने बाद बी एंड कंपनी को ऐसा लगता है कि सी एंड कंपनी पैसा लेके भाग सकता है या पैसा देने में बेईमानी कर सकता है, तो उससे बिल साइन करवा लिया जाए, ठीक है। तो उसने क्या किया होगा कि 2 महीने बाद उसे बिल बना के दिया होगा और बोला होगा इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सेम डेट कोई बिल बने, ऐसा भी हो सकता है कि सेल पहले हो चुकी होगी काफ़ी पहले, और बिल 2 महीने बाद 3 महीने बाद ड्रॉ हो रही है। तो इस क्वेश्चन में यही लिखा है, यहाँ पे जो बिल ड्रॉ हो रहा है वो बस यहाँ पे बिल ड्रॉ की डेट दी है, सेल की डेट नहीं दी, तो हम ये मान लेंगे सेल पहले हो चुकी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ बी एंड कंपनी, ठीक है। और दूसरी पार्टी है इन द बुक्स ऑफ सी एंड कंपनी। तो बच्चों 2 लोग हैं, एक बी एंड कंपनी है और एक सी एंड कंपनी है, ठीक है। तो दोनों की बुक्स है, अब एंट्री करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हुई है यहाँ पे कि बी एंड कंपनी को एक बिल रिसीव हुआ है, ठीक है, किससे? सी एंड कंपनी से। देखो नॉर्मल सी बात है कि बिल लिखा तो बी एंड कंपनी नहीं होगा, और लिखने के बाद सी एंड कंपनी को दिया होगा, सी एंड कंपनी ने उस पर साइन कर दिया होगा, साइन करने के बाद वो बी एंड कंपनी के पास वापस आ गया। जब वापस आया तो इसके पास एक एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो एंट्री की बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी एंड कंपनी, ठीक है। बच्चों ये बिल 60,000 रुपये का है, तो यहाँ अमाउंट हमने लिख दिया 60,000 रुपये, ठीक है। तो पहली एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी एंड कंपनी, क्योंकि सी एंड कंपनी से बिल रिसीव हुआ। और ये क्या एंट्री करेगा? इसकी बुक्स में एंट्री होगी बी एंड कंपनी टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है बच्चों। ये भी 60,000 रुपये की एंट्री होगी, ठीक है। थोड़ा समझते हैं। देखो जब इसको बिल रिसीव हुआ होगा तो इसके पास एक एसेट्स इंक्रीज हुई होगी, और सी एंड कंपनी उसका डेटर था, तो एक एसेट्स डिक्रीज भी हो गई क्योंकि डेटर ने बिल दे दिया। इसके पास इसने जो बिल एक्सेप्ट किया होगा तो इसके ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट हुई होगी, और साथ में एक लायबिलिटी यानी कि बी एंड कंपनी इसका क्रेडिटर था, अब वो लायबिलिटी खत्म हो गई क्योंकि बिल एक्सेप्ट करते ही एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, पुरानी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ये करने के बाद बच्चों फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी पूरी। अब है सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री में इसने क्या किया, इसको लगता है कि बिल मेरे पास सेफ नहीं है,
तो इसने अपने बिल को बैंक पे कलेक्शन के लिए भेज दिया, जमा होने के लिए भेज दिया। तो बैंक वाले क्या करेंगे, मैंने बताया था कि बैंक वाले इस बिल को अपने पास संभाल के रखेंगे ड्यू डेट तक। ये बिल यहाँ पे 2 महीने का है, तो बैंक वाले इस बिल को अपने पास 2 महीने तक संभाल के रखेंगे और 2 महीने बाद अपने कलेक्शन एजेंट को बोलेंगे जाओ इस बिल की डेट आ गई है, कलेक्ट करके लाओ। और फिर कलेक्शन एजेंट बिल को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा। तो इस केस में क्या होगा, जब बिल को बैंक में जमा होने के लिए भेजा जाएगा तो एंट्री पास होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। तो बच्चों ये एंट्री पास होगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। देखो बिल को जब हम बैंक में जमा होने भेजेंगे तो ये हमारी एक एसेट्स है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमारी एक एसेट्स बनेगी और बिल रिसीवेबल हमारे हाथ से चला जाएगा, ये एक एसेट्स है हमारे लिए जो अब हमारे पास से चली जाएगी। तो हमारे पास एक नई एसेट्स आएगी और एक एसेट्स जाएगी। हमने बिल बैंक में जमा कर दिया और उस बिल की एक वैल्यू है, ठीक है। हमने बिल को जब बैंक में जमा किया तो वो एक एसेट्स क्रिएट हुई, क्योंकि जब हम बैंक में कोई भी चीज़ जमा करते हैं तो बैंक वाले हमें एक प्रूफ देते हैं। अब जैसे मान लो 10,000 रुपये का मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, यहाँ पे 60,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो अगर हम 60,000 का एक बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक में जमा करते हैं तो बच्चों बैंक वाले ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई प्रूफ नहीं देंगे, वो हमें एक रसीद काट के जरूर देंगे कि आपका 10,000 का बिल हमारे पास है तो उसका प्रूफ आप ले जाओ हमसे। तो जो वो हमें 10,000 का एक रिसीट्स काट के देंगे या कोई भी प्रूफ एविडेंस देंगे हमें, वो एविडेंस हमारे लिए एक एसेट्स होगी, ठीक है, क्योंकि उस एविडेंस से हमें बाद में पैसे भी मिलने हैं, ठीक है। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन हमारे लिए एक एसेट्स है, इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। और बिल रिसीवेबल हमारे हाथ से अब जा चुका है, अभी बैंक के पास चला गया, तो हमारी एक एसेट्स कम हो गई, एक एसेट्स बढ़ गई। तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन नाम से एक एसेट्स आई और बिल हमारे पास से चली गई। अब जब यहाँ पे बी एंड कंपनी बिल को बैंक में जमा होने भेजेगा तो उसकी बुक्स में ये एंट्री होगी, लेकिन इसकी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल कॉमन सी बात है, कोई भी एंट्री नहीं होगी, ठीक है। क्यों होगी एंट्री, सोच के भी देखो क्यों होगी। बिल इसके पास है, ये बिल का कुछ भी करे, ठीक है, ये बिल का कुछ भी कर सकता है। तो ये बिल अपने पास रखे, डिस्काउंट करवाए, इंडोर्स कर दे या बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दे, उसको इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिल इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा। उसके बाद जब 2 महीने पूरे हो जाएंगे तो ये बिल बैंक के पास जा चुका है, तो बैंक क्या करेगा, बिल सेंट फॉर कलेक्शन यानी कि जब उस बिल को किसके पास लेके जाएगा, सी एंड कंपनी के पास लेके जाएगा और सी एंड कंपनी से पैसे मांगेगा। और सी एंड कंपनी अगर पैसे दे देता है तो इसके बैंक को इंक्रीज कर देगा, इसके बैंक को बढ़ा देगा। बात समझ आई। बैंक बिल लेके जाएगा, बैंक का एजेंट जाएगा बिल लेके सी एंड कंपनी के पास, 2 महीने बाद सी एंड कंपनी फिर पैसे दे देगा। जैसे ही सी एंड कंपनी पैसे देगा तो बैंक वाले क्या करेंगे, बी के बैंक बैलेंस को इंक्रीज कर देंगे और बी की बुक्स में एक नई एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 रुपये से टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट 60,000, ठीक है बच्चों। अब यहां पर क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एक एसेट्स है। जैसे ही ये बिल कैश होगा, बैंक में पैसे आ जाएंगे तो बैंक बढ़ जाएगा। और बिल सेंट फॉर कलेक्शन जो एक एसेट्स थी हमारे पास, अब वो हमारे एसेट्स नहीं रहेगी क्योंकि पैसा कलेक्ट हो चुका है। मतलब बिल डेबिट हुआ था, बिल क्रेडिट हो गया, और ये यानी कि डेबिट और क्रेडिट आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। यानी कि जो बिल बैंक में जमा हुआ था अब वो अकाउंट बंद हो चुका है क्योंकि पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। तो बिल जो सेंट फॉर कलेक्शन थी, एक एसेट्स थी, वो कम हो गई है, खत्म हो गई है, क्योंकि अब उसके पैसे दोबारा नहीं मिलने वाले, क्योंकि पैसे मिल चुके हैं, अकाउंट में पैसे आ गए। और ये क्या एंट्री करेगा बच्चों, इसकी बुक में फर्स्ट एंट्री के बाद सीधा सेकेंड एंट्री होगी। और एंट्री क्या होगी इसकी, ये बिल की पेमेंट करेगा ड्यू डेट को, तो एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट। अब पेमेंट कैश या बैंक कुछ भी कर लो, तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट कर देता हूँ, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो। ये बिल की पेमेंट कर देगा 60,000 रुपये की, ठीक है। तो बच्चों बात समझ में आ गई, ये बिल को पेमेंट कर देगा। और ये किसको पेमेंट करेगा,
सी एंड कंपनी बिल की पेमेंट करेगा। बच्चों जो इसके पास बिल लेके जाएगा ये पेमेंट उसको करेगा। इस केस में सी एंड कंपनी के पास बिल लेके कौन जाएगा? तो इसका आंसर है कि सी एंड कंपनी के पास बिल लेकर जाने वाला कोई है तो वो बैंक है, क्योंकि बिल बैंक के पास है। तो बैंक का एजेंट सी एंड कंपनी को बिल दिखाएगा और सी एंड कंपनी पेमेंट कर देगा। तो पेमेंट करेगा, तो जब भी बिल की पेमेंट करेगा तो बिल इसके लिए एक लायबिलिटी है। जिस दिन ये पेमेंट करेगा इसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, और साथ में पेमेंट करेगा तो इसकी कैश एक एसेट्स है, एसेट्स भी इसके पास से चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। और आपको एक बात और बता दूं कि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डिसऑनर्ड की आएगी। ठीक है, और डिसऑनर्ड के बाद फिर बाकी वीडियोस भी आती रहेंगी, देखते रहना उसको। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा।